कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। दिव्य सज्जनों, नमस्कार। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आयोजित इस समारोह में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का। अमृतकाल में जब देश का पर्यटन क्षेत्र नई ऊर्जा और नवाचार के साथ विकसित भारत के लिए बढ़ चढ़कर अपना योगदान देने को तत्पर है, ऐसे में आपका सानिध्य, आपका मार्गदर्शन हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। वंदन, अभिनंदन महोदय आपका। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री किंजरापु राम मोहन नायडू जी की। महोदय, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत आज के इस अवसर पर। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी की गरिमामयी उपस्थिति है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। केंद्रीय पर्यटन और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री सुरेश गोपी जी की और साथ ही पर्यटन मंत्रालय में सचिव श्रीमती वी विद्यावती जी की हार्दिक स्वागत अभिनंदन इन सभी का आप सभी की तरफ से। यहां ऑडिटोरियम में उपस्थित विभिन्न मंत्रालयों के माननीय सचिवगण, बेस्ट टूरिज्म विलेजेस कंपटीशन के विजेता जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं और अपनी अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आए हैं, टूर, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी के सभी प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हमारे IHMs के स्टूडेंट्स का भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। On this special occasion of the World Tourism Day, we are privileged to have with us Honorable Excellencies and representatives from various embassies. We extend our heartiest welcome to all of you, ladies and gentlemen. आप जानते हैं यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहल पर पूरे विश्व में 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। UNWTO हर वर्ष इस दिवस के लिए एक थीम निर्धारित करता है और इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का थीम है टूरिज्म एंड पीस, पर्यटन और शांति। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्रचलित संस्कृतियों को पर्यटन के माध्यम से एक दूसरे से निकट आकर एक दूसरे को जानने का अवसर मिले और सस्टेनेबल टूरिज्म के साथ पर्यटन विश्व भर में शांति का मार्ग प्रशस्त करे, इसी उद्देश्य और इसी कामना के साथ आज के इस आयोजन का शुभारंभ हो रहा है। और इसके लिए मैं विनम्र अनुरोध करूंगा माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से और मंचासीन विभूतियों से कि वे दीप प्रज्वलन के लिए पधारें और इस आयोजन का, इस कार्यक्रम का शुभारंभ इस रूप में हो, आपके सानिध्य और आपके स्नेहपूर्ण उपस्थिति के रूप में। भारत की ये परंपरा भी बहुत अनूठी है, जहां हम इस दीपक की ज्योति को नमन करते हैं और इस उद्देश्य से करते हैं शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपक की ज्योति को नमन करते हुए सबके सुख, सबके कल्याण, सबके आरोग्य होने की और सबके समृद्ध होने की कामना इस रूप में है। बहुत बहुत आभार माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का। मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से कि वे इस अवसर पर माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को एक स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें आज के इस अवसर पर उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए। आप सबकी करतल ध्वनि के साथ दिव्य सज्जनों, आइए हम स्वागत करें माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्री सुरेश गोपी जी से निवेदन है कि वे माननीय केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री किंजरापु राम मोहन नायडू जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका भी इस अवसर पर स्वागत करें आप सबके करतल ध्वनि के साथ दिव्य सज्जनों। अब मैं केंद्रीय पर्यटन सचिव श्रीमती वी विद्यावती जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar ji, Honorable Minister for Civil Aviation, Shri Ram Mohan Naidu ji, Honorable Minister for Tourism and Culture, Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, Honorable Minister for Tourism, MOS for Tourism, Petroleum and Natural Gas, Shri
Suresh Gopi, Excellencies and heads of missions in India who are here, my colleagues from Government of India, special guests from all the states, friends and members of the industry, from media, and all of those who have joined us online and offline today, namaste and welcome. सबसे पहले मैं इस अवसर पर हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के हार्दिक स्वागत करती हूँ। माननीय नगर विमान मंत्री श्री राम मोहन नायडू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। Friends, today's celebration is organized by the Ministry of Tourism. However, tourism in India is all of the dignitaries who are present in this hall. We are tourism together. And to all of those who are seated here, and to everybody else who's associated with tourism, directly and indirectly, a very, very happy World Tourism Day. Our effort from the ministry and from the Government of India, friends, is to promote the 5 P's of tourism: people, place, product, planet, and promotion. The first P is people, focus on people. Our strength is our people. As a sector, tourism employs and provides opportunities like none other. It impacts and is impacted by what we all do and what we don't do. The second P is the place. From the snow-capped Himalayas to the balmy beaches, from the lush forests to the golden hues of the sprawling deserts, breathtaking archaeological sites like Dholavira and Vadnagar, diversity is the hallmark of the destinations of India. The third P is the product offering of tourism. From temples, forts, museums holding immense treasures, wildlife, wellness, shopping, gastronomy, India offers everything for everyone. The fourth P, of course, is the planet. Being environmentally sensitive and conscious is a part of historic and cultural heritage of India. And the clarion call given by Honorable Prime Minister on Mission Life and Travel for Life is an integral part of that. And the fifth P is promotion. By that, what we mean is we have plenty in India, and the world awaits to hear more of this. We need to share more of this with the world. Friends, if we all come together and work on this 5 P's, which is people, place, product, planet, and promotion, I think we go to the 6th P, which is prosperity, and that leads us to the P of the Tourism Day theme today, which is peace, tourism and peace. Is Incredible India just a monument, or is it just a natural attraction or a destination? If we ask ourselves this question, what is it one thing India is uniquely known for? If you ask any person in the world as to what their experience in India has been, what sets it aside, they would all agree on one answer: the warmth, the hospitality, and the love they experience from the Indian people, the Indian hosts here. Atithi Devo Bhava is makes us incredible. Therefore, we are not just Incredible India, we are and know to become Incredible Indians. That is the mission we have taken up in our government. Therefore, the next time we meet any tourist, domestic and foreign, with a smile on our face, say, thank you for Incredible India. And I think that one line will keep the memories of the tourist warm, and they will come back again and again to experience this incredible country. मैं एक और बार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ, and I am very confident, sir, with the guidance of all the dignitaries present on the stage, we will make ourselves worthy to become incredible Indians in this incredible land. Jai Hind. आभार पर्यटन सचिव महोदया का। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। वर्ल्ड टूरिज्म डे के उपलक्ष्य में आयोजित आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में
कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में हम सब के बीच पधारे और जिनके आने मात्र से कार्यक्रम की गरिमा और स्तर बहुत ऊंचा उठा है, भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति जी, मंच पर उपस्थित मेरे मित्र, भारत सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राममोहन नायडू जी, पर्यटन मंत्रालय में मेरे साथी श्री सुरेश गोपी जी, पर्यटन मंत्रालय की सचिव श्रीमती विद्यावती जी, इस गरिमामयी कार्यक्रम में पधारे हुए विभिन्न देशों के दूतावासों और उच्चायोगों से पधारे हुए सम्मानित प्रतिनिधिगण, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए हुए विशिष्ट अतिथिगण, कार्यक्रम में उपस्थित पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए सभी सम्मानित सदस्य, के सभी साथी, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका हृदय अभिनंदन करता हूं। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आप सबको विश्व पर्यटन दिवस की अनंत कोटि हृदयपूर्वक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसा कहा गया कि विश्व पर्यटन दिवस की थीम पर्यटन और शांति, टूरिज्म एंड पीस, ऐसा रखी गई है और मैं ये मानता हूं कि पर्यटन ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न राष्ट्रों के बीच में आपसी समझ का एक सेतु बन सकता है। टूरिज्म इज द सेक्टर विच कनेक्ट्स अस ऑल एंड ब्रिजेस गैप्स बिटवीन कल्चर्स एंड द नेशंस। हम इस बात को जानते हैं कि पर्यटन ये पुल है जो देशों को जोड़ता है, संस्कृतियों को करीब लाता है और हमारी संस्कृति में तो वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना ऐसा की गई थी। पर्यटन को लेकर के हमारे शास्त्रों में हमारे मनीषियों ने कहा, यस्तु संचरते देशान यस्तु सेवेत पंडितान तस्य विस्तारिता बुद्धिस्त तैल बिंदु वामभसी, यानी विभिन्न देशों में यात्रा करने वाले विद्वानों के साथ संबंध रखने वाले व्यक्ति की बुद्धि बढ़ती है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ भारत ने पिछले 10 साल में अभूतपूर्व प्रगति की है और तेज गति के साथ में बढ़ते हुए आज भारत विश्व पटल में अपनी एक नई पहचान बना रहा है। पिछले वर्षों में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की तरफ देखने का नजरिया बदला और भारत को एक मोस्ट डिजायर्ड डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इनक्रेडिबल इंडिया की चमक और आकर्षण ने भारत को एक ऐसे देश के रूप में प्रतिष्ठित किया है जिसके पास हजारों वर्षों की इतिहास और परंपरा के साथ साथ में आधुनिक ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में भी विश्व को चमत्कृत करने की अनेक उपलब्धियां हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी ऐसे विकास के लिए होल ऑफ द गवर्नमेंट का विजन दिया था और मैं उनका ये कहना था कि देश के सभी विभागों को साथ मिलकर के, सरकार के सभी मंत्रालयों को साथ मिलकर के, सभी लोगों को साथ मिलकर के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए काम करने की आवश्यकता है। मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि किसी एक सेक्टर ने को यदि इस होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच का सर्वाधिक लाभ हुआ है वो टूरिज्म का सेक्टर है। 1,50,000 किलोमीटर नई सड़कें, 500 से ज्यादा नए एविएशन रूट्स और 150 से ज्यादा नए हवाई अड्डों के निर्माण, नए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने, हाई स्पीड रेलवेज के प्रारंभ होने के चलते आज निश्चित रूप से संपर्क में जिस तरह की वृद्धि और सुगमता आई है उसने देश के टूरिज्म सेक्टर को एक बहुत नई ऊंचाई दी है। इसी के साथ साथ में पिछले वर्षों में जिस तरह के बड़े आयोजन किए गए, G20 को जिस सफलता के साथ और जिस स्केल के साथ में भारत ने जिस बड़े स्तर पर जिस तरह से आयोजित किया, 60 से ज्यादा डेस्टिनेशंस पर जिस तरह से इसका आयोजन हुआ, उसकी गूंज और चमक आज भी पूरा विश्व जो है वो महसूस कर रहा है। भारत अभियान, यूपीआई और डिजिटल क्रांति, इन सब के चलते हुए भी निश्चित रूप से टूरिज्म के सेक्टर में बहुत बड़ा लाभ हुआ है। मित्रों, आज वर्ल्ड टूरिज्म डे के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं कुछ विषयों को जिनको आज हम शुभारंभ कर रहे हैं, ऐसा करते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। इस शुभ अवसर पर मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा आप सबके सामने करना चाहता हूं कि पर्यटन स्थलों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित एक मास्टर लिस्ट शीघ्र ही हम जारी करने वाले हैं।
और इस महत्वपूर्ण सूची को पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, रेल, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और बंदरगाह और नौकावहन और जलमार्ग मंत्रालय संयुक्त रूप से मिलकर के तैयार करेंगे। ये सूची आने वाले समय में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए, नए डेस्टिनेशंस के डेवलपमेंट के लिए जो है एक मील का पत्थर के रूप में होगी और आने वाले 3 वर्षों में विकास, इन स्थलों के विकास की प्राथमिकता को लेकर के हम पर्यटन स्थलों को, नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने की दिशा में काम करेंगे और ये अतुल्य भारत के अद्वितीय स्थलों को विश्व के पटल पर लाने का एक नया प्रयास होगा। इस सूची को हम सार्वजनिक रूप से जारी करेंगे ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री के दूसरे स्टेक होल्डर्स भी इस दृष्टिकोण से अपना इसमें योगदान कर सकें। इसी के साथ साथ में देखो अपना देश पीपल्स चॉइस जो कंपटीशन माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुआ है और जिसकी बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसकी अनेक बार चर्चा की है, उस में जो सूचीबद्ध स्थल होंगे उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। मैं हम सब के लिए गर्व का विषय है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री भारत के 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि तो हैं ही, साथ ही साथ इस 10,000 साल की भारत की पुरातन सभ्यता के कल्चरल एम्बेसडर भी हैं। देखो अपना देश अभियान से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को देखने के लिए लोगों का जो आह्वान किया है, उसमें भी डोमेस्टिक टूरिज्म में एक बड़ा उछाल हमको दिखाई दे रहा है और भारत ने एक वैश्विक सम्मोहन की स्थिति भी इस दृष्टिकोण से जो है प्राप्त की है। विश्व योग दिवस और G20 के आयोजन के चलते आज भारत के को तरफ देखने और भारत को नए सिरे से जानने की उत्सुकता पूरे विश्व भर में बढ़ी है। विश्व पर्यटन दिवस पर मैं एक माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से आप सबके सामने पूरे गर्व के साथ में इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि चलो इंडिया अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से शुरू हुआ, उसके तहत 1 लाख विदेशी पर्यटकों को आने वाले समय में वीजा शुल्क से मुक्ति जो है फ्री वीजा प्रदान किया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय के सभी के साथ में शीघ्र साझा की जाएगी। इस मंच से आज मुझे ये कहते हुए भी अत्यंत प्रसन्नता है कि देश के 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में हम पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी इन 2 योजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं, जिनके माध्यम से हम सामान्य जन को टूरिज्म सेक्टर के साथ में जोड़ते हुए आने वाले टूरिस्ट का एक्सपीरियंस को अपलिफ्ट किस तरह से कर सकें, इस दृष्टिकोण से हम सफलतापूर्वक काम कर पाएंगे। हमारे भारत के होटल प्रबंधन संस्थानों का और अधिक बेहतर तरीके से उपयोग हो सके, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अनुरूप वाले समय में अपने युवाओं को शिक्षित प्रशिक्षित कर सकें, इस दृष्टिकोण से IHMs ने ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी चेन्स के साथ जो समझौता किया है, निश्चित रूप से इंडस्ट्री के लिए आवश्यक सृजन के साथ साथ में के लिए नए रोजगार का सृजन भी करेगा। आज हम इंडस्ट्री की ग्लोबल चेन्स के साथ में IHMs के इस MOU पर भी हस्ताक्षर करने वाले हैं। अनेक राज्यों ने टूरिज्म सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिया है, इंडस्ट्री स्टेटस दिया है और उसके चलते हुए उन राज्यों में जो है टूरिज्म का अतुलनीय विकास हुआ है। हमने सभी राज्य इससे के साथ में साझा करते हुए इस जो का लाभ सब राज्य किस तरह से ले सकें, इसको लेकर आज हम जारी करने वाले हैं। मैं अंत में एक विषय को और कहकर के अपनी बात समाप्त करूंगा कि भारत के बारे में हम हमेशा ये कहते हैं कि इनक्रेडिबल देश है, अतुल्य भारत है, अतुलनीय भारत है। उसके सारे कंटेंट को, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ फोटोग्राफ्स भी होंगी, वीडियोस भी होंगे, उस सारे कंटेंट को एक जो है पोर्टल पर खड़ा करके और पोर्टल जो आज से हम करने वाले हैं। आज वर्ल्ड टूरिज्म डे हम सब के लिए एक ऐसे संकल्प का अवसर है, जो हम संकल्प के साथ में भारत में जुटे कि आने वाले समय में विकसित भारत बनाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, उसको पूरा करने में भारत की इकोनॉमी को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के इस रास्ते में टूरिज्म सेक्टर बड़ा योगदान करे, इसके लिए हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे। सम्माननीय उपराष्ट्रपति जी का पुनः एक बार
अभिनंदन और आभार ज्ञापित करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत आभार माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का। दिव्य सज्जनों, यहाँ मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन श्री किंजरापु राम मोहन नायडू जी की गरिमामयी उपस्थिति है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar ji, Minister of Tourism, Shri Gajendra Shekhawat ji, Minister of State for Tourism, Shri Suresh Gopi ji, and Secretary Tourism Vidyavati ji, officials from Government of India, representatives from tourism and hospitality industry, excellencies and foreign dignitaries, and friends from the media, a very good morning to all of you, and namaskaram. And on this special occasion of World Tourism Day, my best wishes to each and every one of you. As we reflect on the growth of tourism in the country, I am reminded of a very apt quote for India, which says, "To those who appreciate it, India offers an endless feast for the eyes and soul with its mountains, deserts, forests, rivers, and seas." This sentiment by Ruskin Bond encapsulates the essence of India in very simple terms. Whether it's the historical forts of Rajasthan, the spiritual serenity of Varanasi, or the vibrant streets of Mumbai, or various other thousands of locations across India, it offers a canvas that few nations can match across the world. With icy mountains, coastal plains, deserts, and islands, India is more than just a country, it is a world within a world. Moreover, I find India's rich cultural heritage also to be a compelling attraction for travelers from all across the globe. Whether it is experiencing the Kumbh Mela, the largest religious gathering on earth, or immersing in the vibrant celebrations of Braj Holi, or participating in the unique Ran Utsav in Gujarat, these are the events which offer a wonderful glimpse into the country's diverse traditions and festivities. But I must say, and everyone here would probably agree with it, that beyond the vibrant landscapes and historical monuments, it is truly the people of India who make this land extraordinary. The warmth, the hospitality, and unwavering belief in Atithi Devo Bhava, which means guest is equal to God, sets India apart from any other destination. In fact, I would say in India, the journey itself is a destination offering memorable experiences. And for a sector like tourism, we go hand in hand. When I say we, it is the civil aviation industry. And if you look at other countries, and some of the foreign countries are also here, if you look at the civil aviation and tourism departments of some of the most important countries, they go together. There are one single person handling both the ministries. But even in India, it's such a big country, there had to be two people handling them. Gajendra ji is there, I'm also there. But even if we are two people, we carry the same soul, we carry the same vision, we carry the same vision and mission also. And all sectors here today would also agree that even though the civil aviation and tourism are like a sister concern, but tourism becomes the core of all major departments in the country, and especially for tourism, travel becomes the core. The very essence of tourism is the ability to explore and experience different places, and it is here that I believe aviation has a very important role to play. Since the aviation ecosystem serves as a reflection of the hospitality a country extends, from the moment a traveler departs from his home, and it's crucial that we assess the steps we take to elevate India's aviation sector to global standards. And in fact, when I was made the youngest minister of the country, I was very nervous at that point of time, and I went to our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji for some encouragement. And the first words he said was that civil aviation is the gateway to India. So whenever someone is coming from outside the country, it is important that we greet them with so much grace and warmth that when they come through the flight itself, they experience the warmth of India. So that is why we feel that we have a great responsibility in our hands by carrying the civil aviation sector. And aviation is actually carrying more than 80% of foreign travelers who are arriving in the country today. And there is an increasing trend which is visible, where 4.6 crore travelers landed in India in 2014. And now that we have increased the airports from 74 to a staggering number of 157 within the country, we are seeing almost 7 crore people landing in the country today. And within these numbers,
more than 35% of people are arriving for holidays and recreation only. India's growing network of international flights is linking our hubs to key global airports, making it easier for foreign tourists to experience the diverse wonders that India has to offer. Additionally, under the honorable leadership of our Prime Minister Narendra Modi ji and his revolutionizing vision to make air travel more inclusive, we have been connecting the previously unserved and underserved airports, which are very close to beautiful landscapes and locations of the country, to major domestic airports, connecting the unexplored hidden gems to the travelers who want to visit them. And for this, a crucial and a revolutionary scheme, which has been the brainchild of Narendra Modi ji, was Udan scheme, which means Ude Desh Ka Ham Nagrik. The vision of our Honorable Prime Minister has been for a common man from Hawai Chappal to Hawai Jahaj, and with the RCS scheme, we have made it a reality today. And under the RCS Udan scheme, we have operationalized almost 500 routes in the country today, and out of them, most of them are actually benefited by the tourism industry also, where they have also cooperated in creating, in supporting us with the viability gap funding in the operation of these routes. And some examples that I'd like to mention here is the Teju Airport in Arunachal Pradesh, Kannur Airport in Kerala, and Kishangarh Airport near Ajmer, Rajasthan. These were all developed under the RCS airports and given some connectivity. And now we are seeing them overflow with tourists and many other people who want to explore these kind of locations which were earlier not connected through air travel. And now in my native state of Andhra Pradesh also, Kurnool was an airport which was constructed under RCS and now seeing a lot of connectivity in the Rayalaseema region for many number of tourists. And we are looking at connecting more of these hinterland locations which are close to these unexplored gems by creating more airports also. Today we have 157 airports, but in the next 20-25 years, when we are going to see the real Viksit Bharat 2047, we want to increase the number of airports, which are 157 today, to the tune of 350 in the coming days also. So hence, that is hence the responsibility of civil aviation and the connectivity with the tourism sector. We are completely in line with the tourism sector, and we want to see that each and every person across the world come to India and come and experience the culture, the diversity, and look at all the important aspects that India has to offer to them. And two important sectors we see other than the air travel is that through civil aviation, we want to improve the seaplane connectivity also, and we want to improve the helicopter connectivity also. Today we see important religious sites like Kedarnath is connected with helicopters, and some of the locations next to the water bodies can be connected to the seaplanes. So we have those connectivities also coming in future, which is going to help the overall airplane connectivity. And on top of that, I would like to congratulate the welcoming step of 1 lakh visas for tourists who are coming from international sector. And we are going to ensure that these 1 lakh people who are going to come into the country will have safe and convenient travel into the country, in and out of the country also. In conclusion, I would like to say that air travel is the fundamental link that paves the way for foreign tourists' arrival in India. And by continuing to invest in and enhance the Indian ecosystem, aviation ecosystem, India can further capitalize on its tourism potential. Making tourism a national priority aligns perfectly with the government's larger vision of Atmanirbhar Bharat and inclusive growth. By prioritizing tourism, we ensure that the benefits of development reach the grassroots level, promoting sustainable infrastructure, supporting small and medium-scale businesses, and uplifting rural and remote areas that are often home to some of the most beautiful and culturally rich destinations. And let's sync all our efforts combinedly on this very important occasion of World Tourism Day to showcase incredible India to the whole world. With these words, I end my speech. Thank you very much, everyone, and thank you. It's an honor to be sharing the dais with Honorable Vice President Sir here today. Jai Hind. बहुत बहुत आभार माननीय श्री किंजराबू राम मोहन नायडू जी का। देवी सज्जनों, आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स का शुभारंभ होने जा रहा है, जिनका उल्लेख माननीय पर्यटन मंत्री महोदय ने अपने संबोधन में किया। इन इनिशिएटिव्स में शामिल हैं पर्यटन मित्र, बेस्ट टूरिज्म विलेजेस कंपटीशन का दूसरा एडिशन,
देश के प्रतिष्ठित और अग्रणी नेशनल और ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी चेन्स और होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के बीच MOU का आदान प्रदान, राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के स्तर पर टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दिए जाने के बारे में हैंडबुक का विमोचन और इनक्रेडिबल इंडिया कंटेंट हब। मैं माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से निवेदन करूंगा कि वे रिमोट का बटन दबाकर इन सभी इनिशिएटिव्स का शुभारंभ, इनका लोकार्पण और विमोचन करने की कृपा करें। वसुधैव कुटुंबकम के प्रणेता महान भारतवर्ष में पर्यटन एक उद्योग के साथ साथ देश की अनुपम कला, संस्कृति और विरासत के संरक्षक का दर्जा रखता है। आधुनिक, अन्यतम और आत्मनिर्भर भारत के शिल्पी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण एवं पर्यटन के विकास और संवर्धन के साथ साथ बीते 10 वर्षों में भारत ने विदेशी और घरेलू पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की हैं। विभिन्न एक्सप्रेसवे और कॉरिडोर, तेजी से बढ़ती हुई एयरपोर्ट्स की संख्या, अत्याधुनिक हाई स्पीड रेल, स्वदेश दर्शन, प्रसाद योजना और स्मार्ट सिटीज मिशन, डिजिटल इंडिया एवं UPI जैसी सहूलियतों के माध्यम से भारत ने पर्यटन एवं रोजगार में सतत वृद्धि हासिल की है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कनेक्टिविटी का सबसे अधिक लाभ हमारे टूरिज्म सेक्टर को होता है। मेरा ये हमेशा से मत रहा है कि टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हर किसी के लिए कमाई के साधन है। कम से कम निवेश में अधिक से अधिक आमदनी टूरिज्म के माध्यम से संभव है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से प्रेरणा लेकर पर्यटन मंत्रालय द्वारा सामाजिक भागीदारी और सामुदायिक विकास को बढ़ाने और पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। पर्यटन मंत्रालय ऐसे स्थानीय लोगों को चिन्हित कर रहा है जिनमें टैक्सी चालक, ऑटो चालक, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और हवाई अड्डों के कर्मचारी, होटल स्टाफ, रेस्तरां कर्मी, होम स्टे मालिक, टूर गाइड, पुलिसकर्मी, स्ट्रीट वेंडर, दुकानदार, छात्र आदि शामिल हैं और जो पर्यटकों को सेवाएं प्रदान करते हैं। ऐसे लोगों को मंत्रालय द्वारा पर्यटन के महत्व, साफ सफाई, सुरक्षा, पर्यटक स्थलों से संबंधित कहानियां और उनके इतिहास, आसपास के अछूते पर्यटक स्थानों के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे पर्यटकों को बेहतर आतिथ्य प्रदान कर सकें। पर्यटन मंत्रालय ने इस वर्ष 15 अगस्त को पर्यटन मित्र पहल की शुरुआत पायलट आधार पर मध्य प्रदेश में ओरछा, आंध्र प्रदेश में गंडीकोटा, बिहार में बोधगया, मिजोरम में आइजॉल, राजस्थान में जोधपुर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में श्री विजयपुरम में की और अब तक 3000 लोगों को प्रशिक्षित कर पर्यटन मित्र बनाया जा चुका है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय महिलाओं और युवा पीढ़ी को शामिल करने पर विशेष जोर दे रहा है। साथ ही साथ प्रशिक्षुओं को डिजिटल ट्रेनिंग भी दी जा रही है ताकि तकनीक का सहारा लेकर वे अपनी सेवाओं को देशी विदेशी पर्यटकों के लिए सुलभ बना सकें। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए पर्यटन मंत्रालय अब पर्यटन मित्रों को बैज और पहचान पत्र देकर मान्यता देगा ताकि पर्यटक आश्वस्त होकर पर्यटन मित्रों की सेवाओं का लाभ उठा सकें। देखिए, कोई भी टूरिस्ट प्लेस होता है, यात्रा धाम होता है, तो आज के युग में उत्तम से उत्तम गाइड बहुत आवश्यक होते हैं और गाइड प्रतिभावान हो, जानकारियों के संबंध में परफेक्ट हो। और आजकल टूरिस्ट गाइड ये भी एक बहुत बड़ा रोजगार बन रहा है क्योंकि जो टूरिस्ट आता है वो सब चीजें समझना चाहता है। आज विश्व पर्यटन दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर पर्यटन मंत्रालय इस कार्यक्रम को विस्तार देते हुए इसे 50 पर्यटक स्थलों पर कार्यान्वित कर रहा है।
पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी कार्यक्रम का विजन, इनक्रेडिबल इंडिया बाय इनक्रेडिबल इंडियंस। ये पर्यटन मंत्रालय का प्रयास है कि जब भी कोई दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आतिथ्य की कल्पना करे, अतुल्य भारत का नाम पहले स्थान पर हो। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अतिथि देवो भव के महामंत्र से प्रेरणा लेते हुए पर्यटन मंत्रालय ने 8 अग्रणी हॉस्पिटैलिटी ग्रुप्स के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। भविष्य में ये संगठन पर्यटन हितधारकों और पर्यटन मंत्रालय के होटल प्रबंधन संस्थानों के साथ मिलकर कार्य करेंगे, ताकि हमारे युवा वर्ग और विद्यार्थियों को बेहतर अवसर मिल सके। हम दुनिया के कई देशों के बारे में सुनते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान कितना बड़ा है। इसको बहुत प्रमुखता से दर्शाया जाता है। हमारे यहां तो हर राज्य में, हर क्षेत्र में, दुनिया के देशों में, एक एक देश में जितनी ताकत है उतनी हमारे एक एक राज्य में है। ऐसी अनंत संभावनाएं हैं। आतिथ्य और सेवा की भावना भारत की अनूठी पर्यटन पेशकश है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है और पर्यटन की विकास यात्रा में हमारे गांवों का विशेष योगदान है। रूरल टूरिज्म के इसी महत्व को समझते हुए पर्यटन मंत्रालय ने बेस्ट टूरिज्म विलेज कॉम्पिटिशन्स की शुरुआत करते हुए 900 प्राप्त प्रविष्टियों में से 36 श्रेष्ठ गांवों का चयन किया है। ये चयनित गांव देश में प्रकृति के संरक्षण, स्थानीय संस्कृति का प्रचार और सामाजिक तथा आर्थिक विकास के नए मापदंड स्थापित करते हुए पर्यटन और भारत दर्शन के नए केंद्र बनेंगे। पर्यटन को उद्योग के रूप में पहचान दिलाने, निजी निवेश को बढ़ावा देने तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नए रास्ते खोलने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय ने एक मार्गदर्शिका तैयार की है, जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को क्रमबद्ध तरीके से इस विषय पर निर्देशित करेगी। वेदर इट इज म्यूजिक और फूड, आर्ट और कल्चर, द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया is truly majestic. From the high Himalayas to dense forests, from the dry deserts to beautiful beaches, from adventure sports to meditation retreats, India has something for everyone. आज अतुल्य भारत का नया स्वरूप दुनिया को दिखाने के लिए पर्यटन मंत्रालय लॉन्च कर रहा है इनक्रेडिबल इंडिया कंटेंट हब और पोर्टल। ये उस भारत को जानने का प्रवेश द्वार है जहां वर्ष के 365 दिन हर रुचि के पर्यटक के लिए कुछ अनूठा उपलब्ध है। अतुल्य भारत कंटेंट हब के द्वारा हम आप सभी को चित्रों, फिल्मों और आलेखों के माध्यम से अतुल्य भारत को न केवल जानने बल्कि अपना बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। 5000 से अधिक कंटेंट एसेट्स और लगभग सभी महत्वपूर्ण ट्रैवल प्लानर्स के यात्रा विवरणों और कार्यक्रमों से सजा ये पोर्टल अब आपका है। टूरिज्म ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें गरीब हो, मिडिल क्लास हो, गांव हो, शहर हो, सभी जुड़ते हैं, सभी कमाते हैं। आजादी के अमृत काल में टूरिज्म का विकास देश के विकास को बहुत बड़ी मदद करेगा। पर्यटन के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम, वैश्विक शांति, सौहार्द, राष्ट्रीय एकता की परिकल्पना को पूरा करने के लिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने पर्यटन मंत्रालय प्रतिबद्ध है। देवी और सज्जनों, इन सभी महत्वपूर्ण पहलों की आप सबको बहुत बहुत बधाई। देवी और सज्जनों, ये समय है जब आप सबके करतल ध्वनि के साथ हम निवेदन करें माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें, हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय। Shri Gajendra Singh Shekhawat, Honorable Minister for Tourism and Culture,
he is going to have tough time ahead because he is work alcoholic and tourism offers enough activity. You will have to be in action, Honorable Minister, 24/7 to fully exploit the enormous potential of tourism in this country. Sri Kinjarapu Ram Mohan Naidu, our fiery Honorable Minister for Civil Aviation, he doesn't carry the tag of Minister for Tourism, but is de facto Minister of Tourism also. He says he is gatekeeper of those who come to Bharat, home to 1/6 of humanity. Honorable Minister, you are gate opener now. The transformation that has taken place in last decade by doubling the number of airports, having world-class infrastructure of connectivity, railroad, various facets of it, highways, express highways that match the best in the world. But his job is in the air. He will march ahead of all of them. I have no doubt about it. He brings on the table energy, passion, mission, and determined to execution. Sri Suresh Gopi, well, he is Honorable Minister of State for Tourism and Petroleum and Natural Gas. I had the good fortune to go to his district. It is in Kerala. Backwaters, amazing. He is cut out to be ambassador for tourist destinations. A man with huge commitment to tourism. His heart throbs. When I landed in Kerala, he said, don't leave Kerala without experiencing the backwaters of Kerala because they are one of the best in the world. I do not have credentials legally to certify the same. But as a tourist, I can say they are one of the best. Srimati V. Vidyavati, Secretary, Ministry of Tourism, I had the occasion to know her strict discipline while I was Governor State of West Bengal. She then was Director General of a very important department. And I'm sure with her being there, leading the bureaucracy, अच्छे दिन आने वाले हैं टूरिज्म के, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं. Diplomats, grateful for your gracious presence. All stakeholders in tourism and distinguished audience. On the occasion of World Tourism Day, and it is very significant for the entire planet because it connects those bonds of humanity which are much needed at the moment. My greetings. This is an event to celebrate the profound impact of tourism on global economic development, social progress, and cultural exchange. Friends, these are just not words. You realize them on the ground. They are reflected tangibly. Economic development is intertwined with the tourist industry, with tourism. The theme this year is very thoughtful and bears huge contemporaneous relevance: tourism and peace. The theme underlines something very deep. It is connect amongst human resource, connect amongst people, people-to-people contact. That is conducive for harmony. That generates an ecosystem of exchange of ideas,
and therefore, rightly so, tourism contributes massively to peace. The theme is not a day too soon. The entire world is yearning for peace. We are traumatized by conflagrations. Any conflagration in any part of the globe is torture to every part of the land. It disrupts supply chains, disrupts planning, a pain, and therefore tourism and peace, great relevance. The theme is particularly befitting for Bharat, largest, vibrant, and functional democracy, home to 1/6 of humanity. Tourism globally is a thriving industry. It is so thriving that some countries thrive only on tourism. Their economy is sustained by tourism. It is the spine of their economy. When it comes to Bharat, a statement was made taking note of phenomenal exponential progress this nation has witnessed in a decade. I go back to more than 3 decades when I was a member of parliament in '89 and a minister in the union government. Then, size of our economy was smaller than that of city of Paris and London. When I went to Jammu and Kashmir, Srinagar, as part of Council of Ministers, I could not see more than dozens of people on the streets. We were staying at a hotel by Dal Lake. And now imagine where we have come. 2 crore people visited as tourists Kashmir last year. 2 crore. The economy today of Bharat has traversed in a decade from fragile 5 to 5 largest global economies. And next 2 years, by all indications, will be ahead of Japan and Germany to be the 3rd. That is where Bharat is at the moment. So much has been changed in the ecosystem by affirmative governance, technological advancement, transparent, accountable mechanisms in place for every governmental dealings that the International Monetary Fund reflected. India is favorite global destination for investment and opportunity. Honorable Minister Gajendra ji, IMF missed out one point, and that is your homework. And the point is, India, that is Bharat, is favorite destination, favorite global destination of tourism. Go to any part of India, and the diplomats present here who have been to various parts, I am sure will bear me out. We have tourism for all seasons. Come to this land of spirituality, land of sublimity, land of knowledge, land of Vedas, land of civilizational ethos of 5,000 years. Any time of the year and you'll have the occasion to feast on tourist destinations. And therefore, the homework for the Honorable Minister, and I know he is good at performing homework. You have to be very important part of economic growth. The economic growth engine of this nation, destined to reach 2047 as developed nation,
will be fueled majorly by tourism. And I have no doubt you will leave no effort to tap the potential waiting to be exploited. And why not? All that is needed for exploitation of our tourist resource, tourism destinations, is one, you need an image of the nation. An image of Bharat in the world is very different than what it was a decade ago. The leadership of Bharat is recognized globally. Which other economy in the world of this size can claim to be rising around 8% GDP annually and so predicted for many years to come? Very difficult. Look at 1.4 billion people being serviced with last mile delivery with respect to toilet, electricity, internet, education, and tap water. He was involved, the Honorable Minister. हर घर नल में जल निश्चित रूप से जल क्वालिटी का हो. I tested him stringently when he called upon me to inaugurate one of his pilot projects. I said, Mr. Minister, go to Jhanjno, my home district, click of the button. Go to my Tehsil Chirawa, click of the button. I said, go to my village, Kitana, click of the button, and tell me how many houses have Nal with Jal. My house had, the name was there. Some houses did not have, and faithfully they were also reflected with one indicator: the work is in progress. Moved by this great achievement, accomplishment, and credentials, he has now been given the daunting task where he will have to deal with everyone. He is very tactful, got the civil aviation minister here. He will get the railway minister. You will have to get all the ministers, because if I say in Hindi, tourism तो बहुत बड़ा हवन है. इस हवन कुंड में हर किसी को आहुति देनी है, और ये आहुति प्राप्त करने का काम आपका है. But have it from me, if I go by global standards, if we manage to tap and exploit our tourist resource, then we'll be solving 3 problems that will exemplify a model to the entire world, like our digitization model. 1, there will be massive contribution to economy. There will be massive upskilling. And as rightly indicated, if we have expert people who handle tourism, because every tourist comes with a dream. He comes not to face hiccups. He needs hand-holding when needed. He wants so seamless working. Developmental journey of Bharat on various elements has provided it. But human resource matters. And therefore, I will urge the Honorable Minister to get in touch with educational institutions so that your high quality skilled human resource to deal with this particular sector. We must make it extremely affordable. There can be no greater ambassador for tourism
as our Honorable Prime Minister. He spent just few moments in Lakshadweep, and the entire world came to know about it. You will have to explore every part of this country. You have at your disposal institutions like Indian Council of Cultural Relations, Indian Council of World Affairs, our foreign missions, and zonal cultural centers. As Governor State of West Bengal, I was chairman of the Eastern Zone Cultural Center, having 10 states. If you go to a place like Meghalaya, you'll be wonderstruck with the purity of water. You'll be amazed to see a village that is so eco-friendly. Even during these 10 years, we have created marvels for tourism. Statue of Unity is a mix of culture and history of this nation. Sardar Vallabhbhai Patel. We have had such long tunnels. We have such bridges. And the diplomats must have seen, silently there was emergence suddenly of Bharat Mandapam, Yashobhumi. These things are happening. That being the situation, we have to take our due place on the tourism map of the world, because we are the oldest civilization. UNESCO says we have 45 heritage sites. I don't limit to that number at all. They have calibrated from their sense. It is manifold. Use reflected Durga Puja. You will be going. Ganesh Chaturthi, Onam, Holi, Diwali. And let me tell you, festivals are magnetic attractions for tourism. History was created when Prime Minister Narendra Modi went to Mongolia. They preponed their celebration of the main festival. For example, our Deepavali will be in a particular month. It was held a month ago because they wanted to showcase the culture of their country. You had the privilege of listening to the Honorable Prime Minister here. He has not minced words. He has given all indications what we have done. And therefore, let us commit on this day that we will put Bharat at its due place as we are putting Bharat in various other areas. आज के दिन यदि अगर मैं कहूँ तो जल, थल, आकाश और अंतरिक्ष भारत की धूम मच रही है. दुनिया स्तब्ध है. If we examine happenings on the sea, on the land, in the sky or space, our accomplishments are globally resonating. We are making economic progress through our space technology by launching satellites of other nations, including developed nations. Much has to be done to secure that status. But for the tourism minister, the work has been done for the last 5,000 years to make Bharat a gold mine for tourists. And in the last 10 years, development has taken to that level that now
his imagination has to take a flight. Your flight has to be in space. You have to make an effort that every area of tourism comes to be known and comes to be known impactfully. And I'm sure you will put our foreign missions also in mission mode on this count. And that will propel our economy to make us a developed nation. And according to me, I may not be around, we are destined to achieve it much before India celebrates centenary of its independence. One way to frog leap, to take a big jump, is to set task forces in various verticals that evaluate the ground situations, generate synergetic instance, and yield results. This is going to happen, I have no doubt about it. People look for employment. For a long time, we thought the only employment that was available was government service. I wonder to myself, if the World Bank reflected that India is a favorite destination of investment and opportunity, surely it was not for government jobs, which means opportunities lies elsewhere. Tourism offers a basket of opportunities where you can have value additions. There is enough market for our products. I went to an expo 2 days ago in Uttar Pradesh. I found ground reality of Prime Minister's vision. One district, one product. I saw 75 products. It was 75 districts. And मन नहीं किया कि अलग हट जाएं. ग्लास का काम, ब्रास का काम. I went to an institute yesterday. बैम्बू से क्या लकड़ी बनी है, सागवान से ज्यादा मजबूत है. I had the occasion to go to Surajkund to see the Northeast State Exhibition. क्या करिश्माई काम है. टूरिस्ट देखते रह जाते हैं. We have to tap it for global peace and harmony. Because हमारे ethos क्या कहते हैं, हमारी संस्कृति क्या कहती है, वो कहती है अतिथि देवो भव. And that is why what happened during G20 was gratifying for me as Vice President because leaders spoke about it. Over 200 foreign delegations visited every state and union territory. They were exposed to our cuisine, our cultural wealth, our tourist destinations, and they had only one thing: accolades for us. Unhesitatingly, it was indicated that the benchmark set up by us was very high, difficult to achieve, and therefore, your level of satisfaction has to be shifting every day. When you reach one level, it should go to next level. And your ministry, Gajendra ji, will become, according to me, generator of employment. Entrepreneurship will blossom. It will be crucible of innovation when it comes to value additions.
And that will be an added advantage for the entire nation. Today you have taken 5 steps. I know the import of those steps. They are in alignment with what I'm saying. As a matter of fact, his intention was not to preempt me, but I stand preempted. What I'm saying, he's in execution mode already. फाउंडेशन अतिथि देव भव, आपका कार्यक्रम कितना अच्छा है। देखो अपना देश, स्वदेश दर्शन, स्पिरिचुअल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, very high standards. There is all-round upliftment in the upkeep of our religious places. The domestic tourism has got geometrical dimension as a result of these steps. I therefore, while commending you and congratulating everyone present on World Tourism Day, appeal to everyone to be a tourist. There is no greater education than through travel. There is no greater seamless connect than through tourism. You get soothing impact, you are de-stressed, you are tension-free when you spend time in Himachal Pradesh or Uttarakhand, Uttar Pradesh, Mizoram, Meghalaya, Kerala, I can name all these states, including my home state. We have common state, Rajasthan. So friends, I am delighted at this occasion that we are moving fast in this country to make life of everyone easy. We are facilitating business, ease of living for that category of people who never imagined a cooking gas being given to those who never imagined they could have it. Affordable housing, the amenities which are normally aligned with urban life are available in villages. I have no doubt even the villages will tremendously benefit out of your great efforts. My congratulations to all of you, and more so for your patience. Thank you. बहुत बहुत आभार माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का। देवियों सज्जनों, आप सबसे निवेदन है, आइए हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े हों। एक बार पुनः राष्ट्रगान के लिए आपसे निवेदन है अपने अपने स्थान पर खड़े होने के लिए। बहुत बहुत आभार। और एक बार आप सबके